मेरा वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल, मेरे साथ इस्लामाबाद से स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर आपको लाहौर से इस्लामाबाद ले जाते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे तो आपका अंदाज़ा होगा मेरे चेहरे से कि मेरी हालत क्या है। वैसे अच्छी नहीं है, तबीयत उस तरह अच्छी नहीं है। पूरी रात मैंने ठीक तरह से नींद की है और लेकिन बहरहाल शो के लिए तो आना होता है, काम तो करना होता है। जी इसकी एग्जांपल ऐसे है, लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी किसी चीज़ के लिए, किसी बीमारी के लिए और किसी इंसान के लिए नहीं रुकती। प्रोग्राम का आगाज इस नोट से कर लेते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यकीन करें इस चीज़ का अंदाज़ा आपको तब होता है जब आप बीमार हो जाते हैं, और हम इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सुबह ना उठने की जो रूटीन है हमारी, और रात को ना सोने की किसी भी वजह से, जो बीमार है वो तो बीमारी की वजह से नहीं सो सका, लेकिन हमारी जो रूटीन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो हमें कितनी बुरी तरह किल कर रहा है, इस बात का अंदाज़ा हमें नहीं है। तो जी एक वेकअप कॉल हमारी तरफ से कि अपनी रूटीन को सेट करें। बिकॉज मैंने ये सुना है और आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, तो मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। ऑल दो आपको नेचर रिवर्स करती है, और फिर आपको जो झटका आपकी सेहत को, आपकी जिस्मानी हिस्सों को लगता है, उसके बाद तो फिर आप रिवर्स करना और रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो जनाब ख्याल रखें अपना भी और अपने सेहत का भी। हम प्रोग्राम में बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस चीज़ से कि मुख्तलिफ़ ख़बरें जो है वो खुशाइंद आ रही हैं। IMF का एक जो हमें किस्त मिली थी नवी रिव्यू की, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज समेत तमाम माशी हालात को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ तगदो और कोशिशें की जा रही हैं। एक और अच्छी खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मौखर करने की मंजूरी दे दी है। हम इसको अच्छा या बुरा खबर तो खैर बाद में कंसीडर करेंगे। हम इसको इस तरह से कंसीडर करें कि अब जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल में जो तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा था, अब इलेक्शन चूँकि करीब आ रहे हैं तो बहुत सारे हल्के और उसमें चहमगोइयाँ ये बातें हो रही हैं कि शायद अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर दें, क्योंकि अवामी मैंडेट को सामने लाने के लिए एक वाहिद तरीका इलेक्शन ही है। और जब इलेक्शन हो जाएंगे, सियासी अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी किसी हद तक, तो फिर हमारी मैशियत जो है उसको संभाला मिल सकेगा। खैर इसकी तस्दीक जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान की, और इससे पहले भी आप जानते हैं कि 18 जुलाई को पाकिस्तान के 60 करोड़ डॉलर भी हरमीत रोल ओवर किए गए थे चीन की तरफ से। तो चीन ने हमेशा बड़ा साथ दिया है हमारा। इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल हालात हों, और ज़ाहिर बात है मफादात की जंग है। अभी सी पे का मामला चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चाइना को हमने हमेशा देखा है कि बुरे हालात में पाकिस्तान के साथ वो खड़ा नज़र आता है, और आपको माजी में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए मुआशी तौर पर। चाइना को हमने देखा कि वो, और इसी तरह दीगर दोस्त ममालिक की मैं अगर बात करूँ, सऊदी अरब की बात करूँ, दुबई की बात करूँ, अब जब से IMF से ये मामला तय हुआ है और किस पहली मिली है, तो दोस्त ममालिक भी कहीं ना कहीं एतमाद हुआ, और मार्केट में भी कहीं ना कहीं एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है। तो ये चीज़ें तो बेहतरी की तरफ। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे जो तरक्याती फ़ंड के नाम पर जिस तरह पैसे बांटे जा रहे हैं, तो वो भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में पहले से धांधली का जो सिस्टम है, या पहले से तरक्याती काम, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि पार्लियामान की मुद्दत कितनी रह गई है, पार्लियामेंटेरियन की मुद्दत कितनी रह गई, और उनको इतनी ज़्यादा जो है अमाउंट देना सिर्फ तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर। तो एक तरफ तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं, दूसरी जानब आपने देखा कि पंजाब में जिस तरह ब्यूरोक्रेसी, जो जितने भी ब्यूरोक्रेट हों उनको जिस तरह गाड़ियों से नवाजा गया, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं। और आप ये अंदाज़ा भी लगा लें कि अभी जिस तरह हम बिजली के बिल की बात की जाती है, तो बिजली के बिल के हवाले से जब हमने ये बात सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वायरल हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि वापडा से जो छोटे मोटे बेचारे काम करने वाले लोग हैं, उनके जो यूनिट्स हैं उनको ख़त्म करने की तजवीज़ जो है पार्लियामान में कमेटी में पेश कर दी गई है। लेकिन ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए तो वही आसानियाँ होंगी, चाहे वो सेनेट में बैठे हैं या वो पार्लियामान में बैठे हैं या उनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, तो उनको ये इससे इस्तिस्ना हासिल होगा। उनके लिए उसी तरह फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली और फ्री गाड़ियाँ जो है वो दस्तयाब होंगी। अच्छा हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो खबरें हमें मौसूल होती हैं, जो कि सोशल मीडिया पे आप देखते भी हैं, जो वायरल कर देने वाली होती हैं, और उस पर नीचे अगर हम कमेंट सेक्शन में जाएं तो खा वो PTI हो, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या नून लीग के सपोर्टर्स और वोटर्स जो हैं वो इस तरह की बात ज़रूर कर रहे होते हैं कि ये सूरत हाल ऐसी है कि मुश्किल से बड़ी तगद और मेहनत के बाद IMF से कर्ज तो हमें मिल गया, लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ मंगवाने की और ख़तीर रकम खर्च करने की बात की जा रही है, वो क्या वक्त की ज़रूरत है?
क्या वो ज़रूरत है कि वो पैसे या वो फंड्स जो है वो ऐसी जगहों पर लगाए जाएं जहां पर सिर्फ हमने ना सिर्फ फैसिलिटेट करना हो बल्कि हम उसको आसाइशों में ही कंसीडर करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अलाउंसेस में कंसीडर करेंगे। और जैसे कि आपने बात की थी कि 14 अगस्त पर जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट पर एक खतीर रकम के साथ इतना बड़ा फ्लैग जो है वो सेरेमनी के तौर पर बनाया जाएगा, बाकायदा एक इवेंट होगा और उस सेरेमनी को 14 अगस्त की सेरेमनी से रिलेट किया गया। तो क्या उस पर ये खर्चा आएगा? एग्जैक्टली तो वो क्या हाँ। वाकई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या ये पैसे कहीं और लगाने की ज़रूरत है? ऑल्दो इसके बारे में हम डिटेल में भी एक सेगमेंट करेंगे आज की सूरत हाल और सियासी और माशी सूरत हाल पर, लेकिन उसके साथ एक और ब्लास्ट, एक और बॉम्ब जो आवाम पर गिराया है। कल भी हमने इसका जिक्र किया, 7 रुपये जो बिजली महंगी करने का इंडिया नहीं दिया, बल्कि आप समझे कि IMF की अब कंधे पे बंदूक रख के या IMF जो है उसके मुतालबात और उनकी शराइत के मुताबिक अब ये चीज़ें ऑन एंड ऑफ करनी पड़ेंगी, वो खा पेट्रोलियम मसनूआत हो, बिजली गैस के नर्ख हों। और अगर हम बात करें 7 रुपये की, तो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन के थ्रू नेपरा ने इसको जस्टिफाई करने की हरमीत कोशिश तो की है कि अगर 100 यूनिट इस्तेमाल होंगे तो 3 रुपये, 400 इस्तेमाल होंगे तो 5 से 6 रुपये और उससे 7 रुपये, लेकिन अल्टीमेटली 7 रुपये का जो इजाफा बिजली के नर्ख में किया गया और उसके बाद जो टाइम बढ़ा दिया गया है। पहले आप देखते हैं कि 6 to 10 पीक आवर्स थे, नॉर्मली आप देखते हैं कि 4 से 5 बजे जब घर जाते हैं सारे, तो आजकल मानसून का मौसम है, इसी आवर्स के दौरान ज़्यादा AC चलता है, लेकिन अब वो आवर्स जो है वो 5 to 11 कर दिए गए हैं, वो भी पीक आवर है 50 रुपये का 5 to 11 तो एक ही हो गया। गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि हम अगर ये देखते हैं कि 100 यूनिट के 3 रुपये 4 रुपये, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 299 आपका यूनिट है तो आप पर जो बिजली का बिल आएगा, वैसे तो ज़्यादा आएगा लेकिन जो कैलकुलेशन हमने की उसमें उससे 3800 बनता है। लेकिन अगर 2 यूनिट ऊपर हो गए, 301 तक चले गए, तो फिर ये 5880 तक पहुंच जाएगा। ये हालात हैं। और इसी तरह अगर मैं बात करूं गैस के हवाले से, बहुत सारे इलाकों में गैस इन गर्मियों में भी नहीं आ रही है। और अभी कल परसों मेरे जो कैमरामैन है जुनैद, वो मुझे बता रहे थे कि हरमीत मुझे 16,000 रुपए का बिल आया, बिजली गैस का बिल आया। अब मेरे घर में मैं सिलेंडर भरता हूँ, गैस तो आती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 16,000 रुपए का बिल आना। इसी तरह दीगर जो लोग काम करते हैं जिनके सिर्फ 2 पंखे या तीन पंखे जो है वो काम लगे होते हैं इस गर्मियों में भी, उनके बिल अगर आप देखें ना तो आप अंदाजा लगा लें कि वो लोग कैसे वो बिल भरते हैं। पूरी सैलरी तो उसी में चली जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक चीज़, और फिर जो शराइत हैं वो इस किस्म की सख्त हैं, वो इस किस्म की शराइत हैं। और फिर हम बिजली की बात करें, हाँ, 1 यूनिट भी अगर आगे पीछे हो जाता है तो फिर आपका जो बिल है, आप खुद हैरान होते हैं कि अब बिजली का बिल भर दिया जाए, बच्चों की फीस दी जाए, और खुदकुशियों का जो रुझान है वो भी बढ़ रहा है। आप देखें ना कि जब बिजली का बिल आता है तो इधर बच्चों के लिए दूध के लिए पैसे नहीं होते हैं, किताबों के लिए नहीं होते हैं, आटे के लिए पैसे नहीं होते। आटे की कीमत आप अंदाज़ा लगा लें, चीनी की लगा लें। तो बेतहाशा चीज़ें हैं जो हम सामने रखते हैं। तो सुबह जो है हमारी कोशिश होती है कि अच्छी खबरें लेके आए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम सामने देखते हैं और आम आदमी को देखते हैं, उसकी फरियाद को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि क्यों ना हम अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें शेयर और चूंकि आप जानते हैं कि आप तो फील्ड में जाके जब डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो कोई और ही रुदात, कोई और ही कहानी सुना रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप सबको ये इंडिकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई देखें, अगर हम पिछले इन्फ्लेशन रेट की बात करें पिछले चंद महीनों में, तो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद बहुत मुतासिर हुई है। 30% उसके एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है। वो आप जो बात कर रहे हैं कि वो बच्चों की फ़ीस हो, आपके घर के एक्सपेंडिचर्स हो, या आपका बिजली गैस का बिल हो, आपका ओवरऑल 30%, और आपकी तनख्वाहें या जो आप कमा रहे हैं वो जूं का तू है, उसमें कोई इजाफा बज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन आपके एक्सपेंस जो हैं वो 30% ज़्यादा हो गए हैं। तो आवाम जो है इस वक्त शदीद मुतासिर है। एक आम ले मैन जो है वो जो कहानी सुनाता है वो मेरे ख्याल से ऐसी है कि जिस पर हुक्मरानों को अब थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए इस इलेक्शंस के और इस सियासी मंजरनामे से निकलने के बाद। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमने बात करनी है अब रिजवाना की। रिजवाना वो बच्ची जो इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज़ के घर पर रखी गई, एक मुनीर नामी एक जो बंदा है, उसने तमाम तर, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम देखते हैं गांव साइड पे हरमीत अगर सरगोदा हो या किसी भी चक की बात करें तो वहाँ पर 1 से 2 ऐसे शख्सियत होती हैं जो कि इस तरह के बच्चों को मुख्तलिफ घरों में काम पर रखवाते हैं। अब उसी शख्स का ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है। उसने इस बच्ची को सिविल जज के घर काम पर रखवाया। 6 माह तक वो बच्ची मुसलसल वहाँ पर रही और आपने देखा कि सिविल जज की जो अहलिया है उसने शदीद
और बेईमाना तशद्दुद का बच्ची को निशाना बनाया और फिर माँ बाप के हवाले कर दिया। उसकी हालत नासाज होने की वजह से उसको लाहौर मुंतकिल किया गया और फौरी एक दिन के अंदर खबर जब फैली तो जो सिविल जज है उनका मौक़िफ़ ये सामने आया है कि बच्ची जो है उसको हमने नहीं, उसकी माँ ने मारा है और उसको हमने उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया। इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। खैर बच्ची का भी कल वीडियो बयान जो है वो सामने आया जिस पर उसने कहा कि मुझे 6 माह से मुसलसल मारा पीटा जा रहा था। उस बच्ची के बयान के बाद अब ये सारी सिचुएशन कहाँ पहुंची है। फैसल शाही हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम सलाम। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएगा कि अभी सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं। पहले पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमें कोई दरख्वास्त ही मौसूल नहीं हुई, तो हम कोई मुकदमा या कोई प्रोसीडिंग किस तरह से करें। क्या आपको दरख्वास्त जमा हुई है, क्या प्रोसीड किया जा रहा है पुलिस की जानिब से? सोहा, ये अब इस पे बाकायदा FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज जो है वो FIR दर्ज की गई थी, लेकिन आज जब अभी हम थाने से भी होकर आए हैं तो हमें यूँ लग रहा है कि पुलिस जो है वो ताउन करने यानी तफ्तीश में कोई उनकी प्रोग्रेस नहीं है। हमने उनसे पूछा कि जो सिविल जज हैं क्या आपने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो इस मुकदमे के तफ्तीशी हैं इजाज अहमद चीमा उनका नाम है। वो आज तो पहले तो छुट्टी पर थे। जब हमने फ़ोन पर रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हमने ज़राज हाउसिंग स्कीम, क्योंकि ये थाना हुम्मक का इलाका बनता है, वहाँ उनके घर पर छापा मारा था। उसके साथ उन्होंने बताया कि हमने गुजरांवाला सिविल जज की रिहाइश क्या है, ये खोखर की का इलाका बता रहे हैं, वहाँ भी छापा मारा था, लेकिन अभी तक मुलजिम जो है वो हमारे गिरफ्त में नहीं आ सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हम रब्ता कर रहे हैं तो उनका जो टेलीफोनिक रब्ता है वो नहीं हो रहा, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जो सिविल जज और उनकी अहलिया जो है वो लाहौर में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सुलह सफाई हो जाए। वो जो वालदैन है उस बच्ची के, रिजवाना नाम की ये बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, उसके वालदैन से रब्ता कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ ले देकर, कुछ रकम लेकर वो सुलह कर ले। लेकिन जिस तरह तशद्दुद का ये वाकया पेश आया, पूरे तरीके से वहशियाना जो है वो तशद्दुद किया गया, सबसे शदीद जो है उसको जख्म से फैसल साहब ये बताइएगा कि जो आप फरमा रहे हैं कि मुकदमा तो दर्ज हुआ है, जिस तरह जो मुकामी थाने का SHO है या SI है, तो वो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ पर जो है उसी तरह न ध्यान दे रहा है, ना उसी तरह पकड़ दकड़ की जो बात होती है या उसी तरह कार्रवाई की बात होती है, तो वो नज़र नहीं आ रही है समय। आप से जानना चाहेंगे इस जो FIR दर्ज है इसमें क्या क्या दफात शामिल की गई, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुलह की जो बात हो रही है ये हम एक तरफ तो ट्विटर पे भी देख रहे हैं, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं और मुख्तलिफ अखबारों में भी चीज़ें आ रही हैं। क्या वाकई फैमिली की जानिब से जो सिविल जज उसके साथ रब्ता हुआ है या सिविल जज की जानिब से रब्ता, या ये सब अफवाहों तक ही खबरें जो है महदूद हैं? हरमीत, ये जो FIR दर्ज की गई है इसमें इंतहाई कमज़ोर दफात लगाई गई हैं। ये वो दफात हैं जो तमाम काबिल ज़मानत हैं। एक 506 दे पे लगाई गई है हफ्ते रिजाब में रखने की, और एक 342 दे पे लगाई गई है। यानी ये जो लगता है कि सिर्फ खाना पूरी की गई है, बाकायदा FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अंडर एज बच्ची है, 14 साल की बच्ची को एक जज ने अपने घर काम पे कैसे रखा, ये तो एक अलग से FIR, चाइल्ड लेबर का अलग केस है। बिल्कुल ये है। लेकिन एक जज खुद जहाँ फेडरल जुडिशल एकेडमी है वहाँ पर ये लेक्चर भी देते हैं, ये कानून पढ़ा रहे हैं, तो उनके घर में कानून की किस तरह से धज्जियां बखेरी जा रही हैं वो वाजे ये वाकये के बाद। अच्छा फैसल, इस चीज़ को भी मुझे बताएं। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत कमज़ोर दफात जो है वो शामिल की गई हैं। अब जो जज साहब हैं वो ये कहते हैं कि भाई मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था और हमने नहीं, उसकी माँ ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। अब बताइएगा कि जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उस शख्स की जिसने उस बच्ची को काम पे सिविल जज के घर रखवाया, उसको सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं कि चूँकि आपको मुहर्रम भी है, सबको अपॉइंट किया गया है, मुख्तलिफ पुलिस जो है कंसर्न डिपार्टमेंट्स एक्टिव हैं मुहर्रम को लेके, तो इस पर कौन नजरसानी कर रहा है? एक पीक होती है, एक हाइप मिलती है मीडिया में, उसके बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होती चली जाती हैं और फिर सुलह सफाई हो जाती है। एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है कि जज के एहलिया के तशद्दुद का ये दूसरे से तीसरा वाकया, इससे पहले भी एक वाकया सामने आया था, राजा खुर्रम अली से तैयबा तशद्दुद केस था, बहुत हाईलाइट हुआ मीडिया में, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा सजाएं सुनाई थी, 1-1 साल की सजा जो है सुनाई गई थी। लेकिन ये वाकया पेश होने के बाद, ये जो वाकया सामने आने के बाद, अब तक सिर्फ वो बंदा जिसने इस बच्ची को यहाँ पे मुलाजमत के लिए रखा था उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा जो जज या उसकी अहलियत, सबको पता है कि उस टाइम लाहौर में मौजूद हैं, लोकेशन भी उनकी पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की कोशिश ही नहीं की जा रही। हमारे जरा ये बताते हैं कि जो उनकी हाउसिंग, जहाँ उनकी रिहाइशगाह है, जो हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ भी सिर्फ कागजों में छापा मारा गया है, कोई प्रैक्टिकल वहाँ पुलिस गई ही नहीं है।
हम जब उनके हमसायों से बात की जहाँ वो ये जज रिहाइश पजीर हैं, तो इनके हमसाए भी इस जज से जो है वो काफी तंग दिखाई दे रहे थे। उनका ये कहना कि हमने नहीं देखा कि पुलिस ने यहाँ कोई छापा मारा है, बल्कि पुलिस की का जो है यही कहना है कि आप इस तरह करें कि सब अच्छे की खबरें चलाएं, क्योंकि यूँ लगता है कि पुलिस, आप जानती है कभी मुहर्रम की ड्यूटियों पर, खुसूसी ड्यूटियों पर तैनात है, छापा मारने कौन जाएगा, नफरी की ठीक है कमी फैसल की साहिद, शिकायत थैंक यू कर रहे हैं। सो मच। कुछ फॉर्मेलिटी है जो कि पूरी की जा रही है। इंसाफ कायम करने वाले जो इदारे हैं ये उन पर एक सवालिया निशान है कि चला सफाई तो कर ली जाएगी लेकिन उस बच्चे को इंसाफ कौन दिलाएगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज। तो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज का जो डेली डोज है वो हमने सोचा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से शुरू कर लेते हैं। तो पहला रिकॉर्ड हरमीत पाजी जगाने के लिए है, मतलब आप समेत मुझ समेत जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको जगाने के लिए मेरे ख्याल से ढोल बजाकर इससे बेहतर अंदाज में किसी को उठाया नहीं जा सकता। लेकिन खैर ये ढोल आप सबको उठाने समेत जो बजाया गया है वो अपने दोस्त की याद में है। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये रिकॉर्ड जो है, आप हैरान होंगे कि अगर आपने रिकॉर्ड बनाना हो तो वो किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है। अब ये जनाब एक शख्स हैं जिनका ताल्लुक अमेरिका से है। अब उन्होंने साथी की याद में 6 दिन तक ड्रम बजाकर मुसलसल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और हरमीत पाजी, इनके दोस्त की स्टोरी ये है कि इनके दोस्त को जो है वो कैंसर था, और जो है वो ऑब्वियसली कैंसर से लड़ने वाले जो लोग होते हैं उनकी भी एक स्टोरी होती है, उनकी एक पेनफुल स्टोरी होती है जो कि जब लोग याद करते हैं या उनसे मुंसलिक रिश्तेदार जब याद करते हैं तो हमेशा तकलीफ़ में ही रहते हैं। लेकिन ये उसको आप कह सकते हैं कि याद करने के लिए अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अच्छा हरमीत पाजी, जब हम कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की खबर देते हैं ना तो आपको पता है वो रिकॉर्ड मेकर भी होते हैं, रिकॉर्ड ब्रेकर भी होते हैं। अब ये शख्स भी ऐसा ही है, इसने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। पहले इसने जो है वो तीसरा रिकॉर्ड इनका ब्रेक किया है। पहले इन्होंने कुछ घंटे तक, मतलब 6 दिन की बात करें, पहले 4 दिन तक, फिर 5 दिन तक, और अब तीसरी दफ़ा 6 दिन तक मुसलसल ड्रम बजाकर जनाब ये रिकॉर्ड कायम कर लिया है। वैसे जितनी भी हमारे पास स्टोरी आती हैं हम देखते हैं कि वही शख्स होता है और अपने ही रिकॉर्ड को वो तोड़ के आगे निकल जाता है। लेकिन वैसे ड्रम की बात की जाए तो यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस कर्ब से, जिस तकलीफ से उसके दोस्त गुजरे होंगे तो उन्हीं की याद में। लेकिन वैसे एक चीज़ सोहा, बहुत सारे ममालिक में जब डेथ हो जाती है किसी शख्स की तो उसके हवाले से जब उसको उसकी रुस्खती का टाइम होता है तब ड्रम बजाया जाता है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। और एक दिन तो मैं उठा, मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, किसी ने रोक लिया कि भाई आराम से बैठे हैं, ये जनाजा जा रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें देखने को मिलती है। लेकिन बहरहाल अब इसमें देखें तो रिकॉर्ड ही बन गया। रिकॉर्ड कुछ भी बन सकता है अगर आप चाहें और कुछ करें, कुछ मुख्तलिफ करें। लेकिन वैसे इस किस्म के रिकॉर्ड बड़े आसानी से हमारे मुल्क से भी जा सकते हैं। हम बार बार मोटिवेट करते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान से ना बने तो हमने तो बना ही लिया बहुत सारी स्टोरी कवर करके। हरमीत, दे कैन डू एनीथिंग, और हम भी इस तरह के, हम नहीं, इस स्ट्रेस से रिकॉर्ड तो ज़रूर बनाए जा सकते हैं। तो हमेशा की तरह आई जस्ट वांट टू कन्विंस यू गाइस कि आप भी इस तरह का कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान से बना सकते हैं अनटिल अनलेस आप इसके बारे में सोचें। और तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने आपको इंडोनेशिया से देनी है। अच्छा, अनोखी और अजीबो गरीब खबरें, कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम इस तरह की खबरें लाएँ आपके लिए। अब जनाब ये एक कुत्ते और एक कुतिया की शादी हुई है, और आपको पता है शादी जो हुई है हरमीत बाजी, उसका बजट जो है ना किसी आम शादी से कहीं ज़्यादा है। मतलब $13,000 का ये खर्च है। और अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो आपको पता है हरमीत बाजी तरक्की पजीर मुल्क है, गुर्बत वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, उनकी भी माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको पता है जिस तरह से ये शादी की गई और उनका जो एक रिवायत है, उनका जो एक कल्चर है, उस तरह से तमाम लोग जिन्होंने इस शादी में शिरकत की उनको वही ड्रेस पहनाया गया था। मतलब जिस तरह से एक आम लड़का लड़की की शादी होती है, शायद उससे कहीं ज़्यादा रॉयल और रिच अंदाज में उन्होंने ये शादी की। और उसके बाद जो फिर क्रिटिसिज्म उनको मिला, सोशल मीडिया पे लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया कि यहाँ पर लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं आप, और कुत्ते और कुतिया की शादी कर रहे हैं, वो भी इतनी ब्रांड और इतनी ग्रैंड। तो फिर जनाब उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन ये शादी तो शादी है, मतलब पता नहीं कि किससे इतने दिल अजीज पेट हाँ, लेकिन मुख्तलिफ है। वैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे, लेकिन हाँ इंडोनेशियन की बात की जाए तो बड़ी मुख्तलिफ से ये कौम है, बड़ी प्यारी कौम है। मैं ये कहूँगा जब भी आप वहाँ जाए ना तो एक चीज़ इनमें मैंने देखी है, बड़े स्माइली फेस होता है इनका, बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, फिर मेहमान नवाजी इनकी बड़ी कमाल की है। बहुत सारी खूबियाँ इनमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया एक तरफ गुर्बत इतनी ज़्यादा है और गुर्बत होने के बावजूद हम आबादी
जो है आप अंदाज़ा लगा लें, पाकिस्तान से 1 नंबर थोड़े से वो आगे हैं। हम अभी जो है वो रिकॉर्ड भी हम तोड़ देंगे। लेकिन बहरहाल अब ये शादी जो वाकई में अगर इस किस्म की गुर्बत हो, इस किस्म की बेरोज़गारी, इस किस्म की आबादी जो है वो खुदकुशियों करने पर मजबूर हों और इस किस्म की शादी हो जाए तो यकीनन लोग वहाँ के जो है वो तनकीद करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने भी मुनफरिद करने की कोशिश की, पैसा था तो लगा ही लिया कि हाँ चलो कुत्ता और कुत्तिया की शादी को भी कर लेते हैं जो है। लेकिन अरमीत बाजी ये बात इससे हम कर सकते हैं कि भी जो पेट होते हैं ना उनसे लोगों को बहुत मोहब्बत होती है और उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मतलब मैंने इतने डाई हार्ट पेट रखने वाले लोग भी देखे हैं। तो ऑल दो ये भी उन्हीं में से एक थे। अब हमने खबर तो आपको दे दी, अब हमने एक क्विक सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद पॉलिटिकल सेगमेंट को हम डिटेल में करेंगे, सो डोंट मिस इट आउट, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अलबत्ता अभी तक डेट तो अनाउंस नहीं हुई लेकिन तैयारी हमने मुकम्मल कर ली है और हुकूमत का पहला मरहला तैयारी का जो है वो मुकम्मल हो चुका है। वो है इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में अहम तरमीम। अब इस तरमीम की तैयारी के बाद अगला टास्क क्या होगा हुकूमत का, ये भी देखना भी बाकी है। खैर इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अफसा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग आप दोनों को। अफसा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अफसा बताइएगा कि तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है, ऑलमोस्ट डेट हमें अनाउंस नहीं अभी तक की गई लेकिन तैयारी में पहला मरहला आपको पता है इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 230 में जो अहम तरमीम की है, पहले डे टू डे टास्क निगरान हुकूमत ने मुकम्मल करने थे इस दौर में, लेकिन अब जो है अहम माशी और इक़्तिसादी फैसले भी कर सकेंगे। इस तैयारी को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए ये ट्रिकी है मामला क्योंकि जो हमारे आईनी माहिरीन हैं, मैं बिलखुसूस अहमद बिलाल महबूब साहब का हवाला देना चाहूँगी। उन्होंने अहम बात की थी, जो तमाम इख्तियारात के हवाले से बात हो रही थी और जिस दिन इसहाक डार साहब का नाम भी सामने आ गया था कि इससे बेहतर यही होता कि हम कोई इस किस्म की कानून साजी करें कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है दीगर ममालिक की तरह वही बैठी रहे और वही इलेक्शंस करवा ले अपने महदूद इख्तियारात के तहत। लेकिन ऑब्वियसली ये एक नई बात है कि इख्तियारात बढ़ाए जाएँ जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो हमारी IMF के हवाले से और जो माशी एतबार से जो कंडीशन सूरत हाल है इस वक्त, उसके लिए जो भी जो हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, उनके पास बिलखुसूस मुआहदे का करने का इख्तियार हो। सो मैं समझती हूँ कि ये तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुकूमत ज़रूर सामने रखना चाह रही है, लेकिन कुछ वजूहात हमारे सामने होती हैं पाकिस्तान की सियासत में और कुछ पसे पर्दा होती हैं। सो कुछ एक मैं सेंस करती हूँ एक फियर और पैरानोया का माहौल जिसकी वजह से एक बात बार बार कही जा रही है कि हम किसी सियासतदान को ही निगरान वज़ीर आज़म लगाना चाहिए। तो एक ट्रस्ट एक और चीज सियासत से हट के अफसा अगर हम देखें, आप भी खातून हैं हमारे साथ जो बैठी है और घर में हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, अगर जदोजहद करनी होती है बड़े मुश्किल से हम किसी इदारे में पहुंचते हैं, पार्लियामान तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता है। ख्वाजा आसिफ साहब को आपने कल देखा, जिस तरह उन्होंने जुबान इस्तेमाल की बहैसियत एक फीमेल सहाफ़ी, हमें तो मजम्मत करनी चाहिए। क्या कहेंगी, दूसरी बार है कभी ट्रैक्टर ट्राली कभी कचरा और ख़वातीन सामने बैठी रहीं, क्या इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करना एक डिफेंस मिनिस्टर के मनसब पर ज़ेब देता है? सूट नहीं करता। देखिए ज़ेब बिल्कुल भी नहीं देता। मैं समझती हूँ कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक बार फिर उन्होंने इस किस्म की बातें की हैं। वो पहले भी आपको याद होगा शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से बातें कह चुके हैं। वो अहम तरीन ओहदे के ऊपर फायज़ हैं आपने कहा, और जब वो बात करते हैं तो उसका नोट पूरी दुनिया लेती है, उसकी हेडलाइंस भी इस तरह की गुफ्तगू की बनती हैं। सो ना सिर्फ हमारी पार्लियामान की जो तकरीम है वो मुतासिर हुई है कल की इस गुफ्तगू से, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और इसके अलावा जो ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थी, देखिए साहब जो पहले आपने सवाल किया, कल हमने बड़ी दिन बाद हमने पार्लियामान में अपोजिशन को देखा और आंखें थक चुकी थी एक बाकायदा अपोजिशन को देखते हुए। अली जफर साहब ने भी और इवन हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से रज़ा रब्बानी साहब ने भी चीज़ें पॉइंट आउट की कि किस तरीके से हुकूमत की तरफ से कानून साजी बुलडोज करने की जो कोशिशें जो पिछले दौरे हुकूमत में हमने देखी थी वो रिपीट होती हुई कल के नजर आई हैं। सो बड़ी ये एक ओवरऑल कलेक्टिव मैं समझती हूँ हरमीत, हमारे जो रवैये हैं उसकी अक्कासी हमारे पार्लियामान तक पहुंच चुकी है कि हम खातून को जो है वो किस नज़र से देखते हैं। खातून हमारे लिए मेरे ख्याल से ये सोहा इसके ऊपर भी अग्री करेंगी और बात कर पाएंगी कि हम लोग डे टू डे बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फाइट करके यहाँ पर आकर बैठते हैं। सो उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय, एंड आई फेल्ट वेरी बैड फॉर द फीमेल पॉलिटिशियंस एक्चुअली, जो इनकी जमात के अंदर हैं, जो इनकी जमात के बाहर हैं, उनके लिए भी कि उनके लिए डिस्कशन किस हद तक है, उनको किस किस्म की जजमेंट्स पास की जाती हैं, बजाय इसके कि उनके जो कॉलीग्स हैं वो उनसे सियासत के ऊपर
बेशक उनके साथ तल्ख कलामी भी हो जाए, एग्जैक्टली आपस में एक बैक एंड फोर्थ हो, दैट इज वन थिंग। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब बिल्कुल। उनको इस किस्म के जुमले बोले जाएं कि ये इनका जो लीडर है ये इन औरतों के पीछे छुपता है, एज इफ औरत होना कोई बहुत बड़ा जुर्म है और औरत होना कोई बड़ी हम्म, हकारत की बात है। सो मेरे ख्याल से इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर बात करनी चाहिए। ये 2023 है, आज के दौर में दुनिया में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो अपना एक एक जुमला बहुत सोच के बोलते अच्छा, हैं। मैं सबसे ये सो भी उनको एड्रेस क्योंकि कल कीजिएगा को कि जवाब भी बैक टू देना द होता है आवाम पॉलिटिक्स को। अगेन, अगर हम बात करें वी आर ऑल वेटिंग फॉर द डेट, ना कि हमें डेट मिल जाए इलेक्शन की या कोई चीज़ सामने आ जाए। ऑल दो श्री रहमान का भी इस सवाल से कहना था कि सागदार के नाम पर एज सच हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई, वो आर नॉट इन फेवर ऑफ। लेकिन अब आप क्या समझती हैं कि देखिए दुबई में भी काफ़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और मियाँ साहब जो है वो भी सऊदी अरब से वापस दुबई पहुँच गए थे और आसिफ अली ज़रदारी भी वहीं पर मौजूद है। अब तक कोई मुशावरत बहुत एक लंबे अरसे से जारी है, लेकिन अब तक कोई नाम सामने ना आना या इलेक्शंस के लिए बिल्कुल पीक पे जाके बिल्कुल 11th आवर पे नाम अनाउंस करना, इसको आप किस तरह समझती हैं? क्या सरप्राइज है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस गवर्नमेंट? मेरे ख्याल से एक तो क्लूलेसनेस है। या हमारे जो इस्लामाबाद में हल्के हैं, जो सहाफ़ती हल्के हैं, उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की। लेकिन नहीं पता चला। मुख्तलिफ नाम जो हम्म, है वो गर्दिश करते हैं और हर रोज़ 1-2 नए नाम ऐड हो जाते हैं। सो मेरे ख्याल से एक पीडीएम की एक स्ट्रैटेजी रही है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक़्त से हमने देखा ये शुरू हुई थी। ये जो फैसला साज़ी है वो जो सीनियर लीडरशिप है उनके दरमियान है। तो इवन जो हम्म, जो टॉप टियर लीडरशिप है, लाइक जो कायदीन है पार्टीज़ के, उनके नीचे जो सीनियर रहनुमा है उन तक को बहुत सारी चीज़ों का उस हद तक इल्म नहीं होता जो बाद में जब खबर निकलती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है सब लोगों के अंदाजों हम्म, से। मुझे लगता है कि ये केयर टेकर, क्योंकि ये इलेक्शन वैसे ही इसके ऊपर सबकी नजरें हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है पाकिस्तान के हम्म। अंदर, जितनी तब अब सर डिवाइड हो अगर चुका है हम मुल्क देखें, उस आपने हिसाब कल से। देखा पार्लियामान में आपने जो मुख्तलिफ बिल पास करने की कोशिश की गई और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की बात जो आप हमने देखा, एक कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन को किस न किस तरीके से डिले किया जाए। फिर बड़े महान अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज साहब, उनका कहना यह है कि 10 साल तक अगर इलेक्शन नहीं होते तो कोई परवाह नहीं है, चलता रहे ऐसा सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीजें मुंसलिक हैं खान साहब की गिरफ्तारी के साथ? अगर इमरान खान को सजा होती है तो तब इलेक्शन होंगे, या सजा नहीं होती बच जाते हैं तो फिर इलेक्शन? देखिए, राजा रियाज साहब को तो 10 साल अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, जो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और पिछले 1-1.5 साल से वो किरदार अदा कर रहे हैं अपना। एक नाम नेहाद ऑपोजिशन लीडर उनको मैं कहूंगी। मैं समझती हूँ कि उनका ऑपोजिशन लीडर का रोल नहीं रहा। पिछले 1.5 साल में हमने नहीं देखा जो उनका रोल होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपका जेन्युइनली जो आपका सवाल था, इफ यू कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन हरमीत। मैं वही सवाल करना चाह रहा हूं कि क्या खान साहब की सजा के साथ ये सारी चीजें हाँ, रिलेटेड हैं कि खान को सजा होती है तो इलेक्शन Exclude होगा, करने की सजा policy नहीं पे होती है काम तो कर इलेक्शन रहे हैं। नहीं होगा? देखिए, ये कुछ बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर जितनी नई नई चीजें हो रही होती हैं उतनी सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं। यस सो हम जानते हैं कि जब किसी के नाम पे कांटा लगा दिया जाता है और हवा का रुख दूसरी तरफ होता है, सो ये बात बहुत खुलकर एनालाइज की जा रही है। इसके ऊपर एनालिसिस तज्जियाकारों की तरफ से दिया जा रहे हैं कि ये हमें बज़ाहिर लगता है कि अगले इलेक्शन के अंदर पीटीआई या पीटीआई के चेयरमैन जो है वो शायद उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। अब रीजंस बहुत तवील एक गुफ्तगू हो जाएगी अगर हम रीजंस की बात करें। किसी और ने उनके लिए वो सूरत हाल बनाई है, उन्होंने खुद अपनी नाकिस और मुतज़ाद पॉलिसी की वजह से ये सारी हालात अपने लिए बनाए हैं। लेकिन ये बात बड़ी खुलकर इस बात का इजहार किया जा रहा है। और आपने जो डिले की बात की थी कि ये जो तमाम तरामीम हो रही है इससे डिले, मुझे तो ज़ाती तौर पे लगता है कि कहीं इसहाक डार साहब का नाम आना और कहीं पर सियासतदान को केयर टेकर लेके आने के पीछे इन हुकूमती पार्टीज को भी ये डर है कि कहीं केयर टेकर के दौर में पीटीआई से निमटते निमटते इलेक्शन इतना ही लेट क्यों ना हो जाए कि इनके लिए भी मामला खराब हो जाए। सो मुझे तो वो पैरानोया इस हवाले से नजर आ रहा है कि कहीं एक गैर मुइना मुद्दत तक डिले ना हो जाए तो उसको हम किस तरीके से अभी से सूरत हाल अपने हाथ में रख सकते हैं। तो इस किस्म का केयर टेकर हो जो इस जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। अच्छा, मैं सबसे इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं अपने हमसाया मुल्क भारत की, जहाँ पर अपोजिशन के 26 जमाती इत्तेहाद का जो है वो मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी बात की जा रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में? देखिए, अब ये तो भारत में तो पहले भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कई बार आ चुके हैं। पाकिस्तान में हिस्ट्री बनी थी हिस्ट्री पहली जो दफा साबिका हुकूमत का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जाना एक जमहूरी तरीक़ाकार पाकिस्तान में अपनाया गया था। उससे पहले जो है वो मुख्तलिफ वज़राए आज़म को किन तरीक़ों से निकाला गया वो हम सब जानते हैं। सो भारत की जो डेमोक्रेसी है और जो उनकी सियासत है वो बहुत मेरे ख्याल से थोड़ा एडवांस तरीके से काम करती है। लेकिन मोदी की जो पॉपुलिस्ट अप्रोच है, वेरी अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख की ये बात है कि उनकी जो अप्रोच है उसकी
जो सख्त गिर उनके ख्यालात हैं, उसके जो पैरोकार हैं वो भी बड़ी तादाद में वो पिछले उनके जो दौर है उसके अंदर बढ़ गए हैं। सो नफरतें भारत के अंदर, जो भी मणिपुर का वाकया रिसेंटली आपने देखा होगा, जो क्रिश्चियंस के साथ और माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वहाँ पे, तो वो तो बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। सो ये हमें देखना होगा कि उनकी जो अपोजिशन है वो इस वक्त क्या किस हद तक जो है वो अवाम के अंदर पजीराई रखती है, या इवन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी वो किस हद तक जो है वो मजबूत है। लेकिन इन जनरल मैं ये समझती हूँ कि भारत को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है मोदी की जो नफरत अंगेज जो उनका बयानिया था, जो उनकी पॉपुलिस्ट अप्रोच है। पॉपुलिस्ट अप्रोच ने दुनिया भर के अंदर जो है वो हालात, जो तफरीक है आवाम के अंदर और जो पोलराइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। सो वील हैव टू सी कि अगर हम देखें, एक तरफ तो भारत में जो मणिपुरा में हो रहा है वो भी हमारे सामने है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें, जिस किस्म की सिचुएशन है, आप देखें कि बिजली के बिल की बात की जाए, गैस के बिल की बात की जाए, अब इलेक्शन खबरें तो हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब अगर जाते हैं तो वहां से हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज नजर नहीं आती जो आम तौर पर इलेक्शन के दिनों में होती हैं। अब आपने जो बात की कि क्या मामला जो है, हमने देखा है कि पेज का फटना और जुड़ना जो है बड़ा आसान है हमारे मुल्क में, तो क्या खतरा यही भी है कि अगर साल डिले हो जाते हैं तो पेज जुड़ भी सकता है किसी और के साथ? अच्छा, वैसे अभी तक तो ये मुझे इम्कानात में से कम नजर आता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी बात अनहोनी नहीं होती है जी। कुछ भी हो सकता है। अब तक तो जो रिएक्शन नजर आ रहा है और जो सेंटिमेंट नजर आ रहा है वो बज़ाहिर ऐसा नहीं नजर आता, क्योंकि देखें और कोई बात हो ना हो, हम लोग बड़ी मैं खास तौर पे इस बात पे बहुत जोर देती हूँ कि तमाम सियासी जमातों को एक जैसा जो है वो उनको जगह स्पेस मिलनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन 9 मई को जो वाकयात हुए हैं उनको ऑब्वियसली जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए पीटीआई के लिए बहुत सारी जो मुश्किलात बनी है उसके बाद फिर उसके तनाजुर में ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ जो सियासी पार्टियों को डिसमेंटल किया जाता है वो भी तरीका बहुत ऑब्वियस हो चुका है। तो वो नताइज के तौर पे 9 मई के वाकयात में आए, किसी आइडियल सिस्टम के अंदर ये वाकयात ना पेश, पार्टी को डिसमेंटल ना किया जाता, बेशक जो उस दिन के जिम्मेदार थे उनको सजाएं दी जाती हैं और हमारे यहाँ बड़ी सख्त किस्म की कार्रवाई की बात होती है जब मिलिट्री ट्रायल की बात होती है। सो वो तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक साथ साथ चल रही हैं और यकीनी तौर पे ये रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रियासत को कहीं ना कहीं अपनी रेट जो है वो दिखानी पड़ती है, एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। अगर आप वो ना करें तो फिर कोई भी रियासत की रेट को जो है वो चैलेंज करने की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अफसा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस पब्लिक फॉर योर काइंड रिव्यू। और बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत समेत तमाम इदारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जल्द अज जल्द वक्त से पहले इलेक्शन अनाउंस करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और बात करेंगे कुछ हम खेल के मैदान की। आजकल खेल के मैदान से काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और खुशाइंद खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें हरमीत पाजी नौजवानों की, तो आपको पता है बड़ी तादाद में क्रिकेट के दीवाने तो हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ग्रेजुअली हम आगे बढ़ रहे हैं तो टैलेंटेड नौजवान जो हैं, खा वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, मुख्तलिफ खेलों के मैदान में अपने आप को मनवा रही हैं। टेप बॉल भी उनमें से एक है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराएंगे, एक ऐसे इदारे का तारुफ आपसे कराएंगे जो बेसिकली टेप बॉल को लेके वर्ल्ड कप भी करा चुके हैं, आगे भी उनके फ्यूचर के बहुत सारे प्लान्स हैं। ख़ासतौर पे गली मोहल्लों के जो बच्चे हैं जो कि बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं मुख्तलिफ गेम्स में, उनको पॉलिश करके किस तरह से उनको कैश किया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से पाकिस्तान को वो अच्छी तरीके से पोर्ट्रे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर काम कर रहे हैं। और ये अगर हम बात करें ओवरऑल सारे सिनेरियो की, तो अब अगला वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है, यूएई की बात करें, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और मजीद कौन कौन सी ऐसी टीमें हैं जो कि ऐड होने जा रही हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि चेयरमैन है सुपर फिक्स के, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस जी, थैंक यू वेरी मच। नवीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और दाऊद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जो कि अगेन रिप्रेजेंटेटिव ही हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स एंकर हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन इससे पहले जो आप टेप बॉल का वर्ल्ड कप करा चुके हैं जिसमें इंडिया, यूएई और इस तरह से तमाम ममालिक के जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, अब पाकिस्तान के लोगों को भी आपने तैयार किया है। अगला आपका प्लान क्या है, कौन सी मजीद टीम्स जो है वो ऐड हो रही हैं और टेप बॉल को लेके आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान में? थैंक यू फॉर इनवाइट मी ऑन द प्रोग्राम। बताता चलो कि जैसे लास्ट ईयर हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार इवेंट रहा था शारजा स्टेडियम में,
नवंबर 2022 में। तो बहुत सारी दुनिया ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान की टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वो जो इवेंट था वो बहुत ही सक्सेसफुल गया, और उसमें हमने जो जियो सुपर है उसको साथ में अटैच किया था, वहाँ पे ब्रॉडकास्टर था हमारा ऑफिशियली। तो इंशाल्लाह ये साल में भी कुछ डिफरेंट होगा, कुछ उससे भी हम अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट वर्ल्ड कप में जो है वो क्रिस गेल, आपको पता है आप लोगों ने ऑन बोर्ड लिया उनको एज एम्बेसडर, तो अब आगे आपका क्या प्लान है? मतलब इस तरह की चीज़ें वैसी हैशटैग होती हैं और उनके शायकीन जो है वो बहुत पसंद भी करते हैं। अब अगला अगर वर्ल्ड कप की हम बात करें तो उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं, हाउ लाइक पाकिस्तान से क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है? एक्चुअली आपको भी पता है, सब पूरी दुनिया को पता है कि ये टेप बॉल जो है स्पेशली पाकिस्तान में खेली जाती है, और पाकिस्तान से अभी जो है ना हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक है। और सुपरफिक्स चैंपियन ट्रॉफी जो है वो एक फर्स्ट इवेंट था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे टेप बॉल का हुआ था। तो उसमें डेफिनेटली जो सुपरस्टार क्रिस गिल है हमारे, जो है ना वो उसने पार्टिसिपेट किया था, उसने हमें बहुत इज्जत दी और हौसला अफजाई भी की उसने, और इसको पूरी दुनिया में उसने सराहा कि भाई ये टेप बॉल को भी एक अच्छे लेवल पे जो है ना वो पजीराई मिल रही है। तो नवीद भाई, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं, यानी टेप बॉल की बात की जाए तो गली मोहल्लों में हमने भी इससे शुरुआत की। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं उन्होंने भी टेप बॉल से शुरुआत की, फिर हार्ड बॉल की तरफ आए, आप बाहर दुनिया की तरफ गए, मुख्तलिफ ममालिक ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। रिस्पॉन्स किस तरह है मुख्तलिफ टीमों का? क्या क्या आगे इसको कैसे देखते हैं? गलियों कूचों से निकल के, छोटे छोटे ग्राउंड से निकल के अब ये बड़े स्टेडियम में ये खेल जो है इन हो रहा है, तो आगे इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक में आप? हरमीत साहब बताऊं कि हमारे साथ जितने प्लेयर्स अटैचमेंट थे वो अभी वेट कर रहे हैं इस इवेंट का, और जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट की थी उन्होंने तब से ही हमारे साथ जो है ना वो कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर जो भी इवेंट होगा हम आपके साथ हैं। और अभी फिर वो टच में है कि वो पूछते हैं कि कब आ रहा है इवेंट, सेकंड एडिशन कब आ रहा है। और जो हमारे साथ प्लेयर जो अटैच हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक इवेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को वहां से पजीराई मिली, जितने प्लेयर्स को, ऑफिशियल टीम्स को, क्योंकि इसमें मेरी एक फुल टीम्स है जो कि इसको हैंडल कर। अच्छा दाऊद, आप भी उस टीम का हिस्सा हैं। दाऊद, आपसे भी जानना चाहती हूँ, जैसे नवीद हमेशा बता रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है यू वर द पार्ट ऑफ इट ना, आपने उसकी कमेंट्री भी की और आप उसका हिस्सा भी थे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और जो कि पाकिस्तानी हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो वहाँ पर पाकिस्तानी थे, उनका क्या रिस्पॉन्स था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो चेयरमैन नवीद साहब का बेहद शुक्रिया कि जिनको मैंने ना एक मशवरा दिया और उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई में कमेंट्री के लिए गया था, तो नवीद साहब को मैंने बोला कि हम इंडिया की टीम लेके आते हैं, क्यों ना हम श्रीलंका की टीम लेके आएँ। तो यू कैन से मी कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो मैंने कहा हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह लोगों को। तो फर्स्ट टाइम लोगों ने बिलीव नहीं किया कि आया ये मैचेस होंगे भी नहीं। इवन के पाकिस्तान में भी लोगों को यही था कि मे बी शायद वर्ल्ड कप फेक हो, नहीं होगा। बट वन एंड ओनली सल्यूट पेश करता हूँ नवीद अहमद साहब और खबर लतीफ़ साहब, शबीर साहब को जी, कि उन्होंने इसको पॉसिबल बनाया। और स्पेशली नवीद साहब ने कितना बड़ा यानी कि स्टेप लिया टेप बॉल क्रिकेट के लिए। आजकल जो लड़के गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उनको निकाल के वो आज एक शारजा क्रिकेट स्टेडियम में लेके, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, कि वो जिसको बाकायदा तौर पे दुनिया का ख्वाब होता है कि वहाँ पे जाके खेलना, और वहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट के लड़कों को वहाँ पे खिलाया। लाइक तैमूर मिर्ज़ा जिनकी मिलियन में फ़ैन फॉलोइंग्स है, दैन खुरम चकवाल टेप बॉल क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छी भट्ट हैं, दीगर इसके अलावा भी बेशुमार खिलाड़ी हैं, इंडिया के कृष्णा हैं। सो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सेकंड एक्सपीरियंस के लिए कुछ समथिंग बिग करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वी आर एक्साइटेड टू। लेकिन अगर आपकी बात करें, यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट सो मेनी इवेंट्स इन पाकिस्तान एज वेल ना, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें या टेप बॉल की स्पेसिफिकली हम बात करें,
तो नौजवानों का कितना इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है आप भी इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि अगर कमी है तो थोड़ी सी लैक ऑफ अवेयरनेस है और ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज़ अगर लोगों को अल्टरनेटिव दिया जाए या इस खेल के बारे में भी अवेयर किया जाए तो फिर इसमें से भी बहुत सारे हीरे हम निकाल सकते हैं। यस, नो डाउट अबाउट, ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि टेप बॉल क्रिकेट है। बेसिकली आप देखें हारिस रऊफ़ हैं, वो टेप बॉल क्रिकेट से अब क्रिकेट बॉल में जगह बनाई। दैन फिर मोहम्मद हफीज़, उन्होंने टेप बॉल क्रिकेट से जो है वो आगे क्रिकेट बॉल में आए। मिसबाह उल हक, मतलब बहुत बड़े नाम पाकिस्तान के जो है। एक बड़ी बुक है जो टेप बॉल क्रिकेट से अब जो है क्रिकेट बॉल की तरफ आई और इसको कौमी टीम को बड़ा फ़ायदा हो रहा है इस टेप बॉल क्रिकेट की वजह से। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र से बताता हूँ कि मैं आई एम द फर्स्ट वन पाकिस्तानी की जिन्होंने वहाँ पे एज ए इवेंट मैनेजर जॉब की और टेप बॉल क्रिकेट को स्पेशली एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए। और वन एंड ओनली क्रेडिट गोज़ टू अगेन मिस्टर नवीद अहमद साहब। अच्छा नवीद साहब, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि गली मोहल्लों में हम देखें, छोटे छोटे ग्राउंड में देखें, टेप बॉल का रुझान वैसे भी ज़्यादा है, नौजवान बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं गली कूचों में जो चाहे वो बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो या छक्के चौके लगाने में माहिर हो, तो कैसी की जाती है और कितनी टीमें जो हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, खासकर कौन से शहर पर ज़्यादा फोकस रहा है आपका? एक्चुअली हमीद साहब, ये फोकस हमारा ऑल ओवर पाकिस्तान रहता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पंजाब के लोग हों, इसमें डिफरेंट लास्ट टाइम जो है ना वो कराची से भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कुछ प्लेयर्स कराची से थे, कुछ पंजाब से थे, कुछ डिफरेंट एरिया से थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिटी से या एक कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान से, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर पाकिस्तान से हम चूज़ करते हैं। इवन यूएई की बात की जाए तो यूएई की भी बहुत अच्छी टीम होती हैं और यूएई में भी बहुत सारे पाकिस्तानी, कोई एक दो नहीं है, बहुत ही पाकिस्तानी जो है ना वो इंटरेस्ट लेते हैं इसमें टेप बॉल में, और वो खेल भी रहे हैं, सालों से खेल रहे हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। तो हमारी कोशिश होती है कि जो किसी को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, किसी को भी एक अच्छा मौका दिया जाए कि वो आगे बढ़ सके, कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे जाके वो खेल सके और अपना नाम जो है ना वो दुनिया में रोशन कर सके। सेम टाइम डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है। जब भी कोई अच्छा प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहता है। अच्छा नवीद साहब, लास्टली इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि हॉट बॉल की अगर हम बात करें तो उसका तो वर्ल्ड कप आपको पता है वैसे ही बहुत मशहूर होता है, पीपल आर डाई हार्ट फैन ऑफ, और बड़ा एक्साइटेड होकर वहाँ देखती भी है। बल्कि आप समझे कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक भी एक दूसरे से अच्छी खासी या तो उनकी बॉन्डिंग होती है या मुखालफत होती है अगर हम हॉट बॉल की बात करें तो। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं टेप बॉल की, इसका वर्ल्ड कप कराना, फिर लोगों को कन्विंस करना, लोगों की ऑडियंस मतलब को यहाँ पर स्विच करना, ये एक टास्क है। आप क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल में कितनी एक्सेप्टेंस आ जाएगी पाकिस्तान में खास तौर पे इस वर्ल्ड कप को लेके? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जैसे दाऊद ने शेयर किया था आइडिया जस्ट, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया जो है ना मेरी टीम ने, एक फुल टीम है हमारे पास, उसने इम्प्लीमेंट किया। और इससे हमने यहाँ पे जब जो कोई भी एक्टिविटी होती है यूएई में तो वो हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो जहाँ से हम जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल लेने में हम कामयाब हुए हमारी टीम की बदौलत। तो इसको जितने भी प्लेयर्स आए थे उनको एक एक्स्ट्रा जो है ना वो लेवल का बढ़ा, जितने प्लेयर्स खेले थे उसमें से सम प्लेयर्स वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। कुछ प्लेयर्स हमारे पास थे वो T10 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, फिर वो अभी करंटली कनाडा में खेल रहे हैं। फिर कुछ प्लेयर्स ने PSL में भी उन्होंने शिरकत की थी, लास्ट जो हमारा पाकिस्तान का PSL हुआ वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इंशाल्लाह ये स्टेप जो है ना वो आगे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। तो उनको एक रिकग्निशन मिली है। दाऊद, लास्टली आप भी बता दें कि अब अगला एम्बेसडर हम किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नेक्स्ट ऑब्वियसली फर्स्ट जो थे वो हमारे क्रिस गेल और जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे भाई बड़े भाई, फेमस सेलिब्रिटी थे। और इस ईयर आई होप के इंशाल्लाह ताला शाहिद अफरीदी लाला लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अभी बातचीत है, वो चेयरमैन साहब जारी रखे हैं। सो लाला ने हुए थे ऑब्वियसली, देन फिर हम शुएब मलिक को लेंगे। तो कोई ना कोई नाम जो है वो आपकी लिस्ट में ऑब्वियसली, एंड वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड वर्ल्ड कप। वी होप के इंशाल्लाह ताला शाहिद अफरीदी हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक गाइस फ्रॉम आवर साइड, और थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आप लोगों से डिस्कशन काफ़ी प्रोडक्टिव रही, और टेप बॉल के मुस्तकबिल के लिए चूँकि आप लोग काम, तो हमारी टीम की तरफ से नेक ख्वाहिशात आपके लिए। हमने एक क्विक ब्रेक ले लिया, वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो चूंकि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि रिजवाना की हम इस केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हरमीत पाजी, अगर हम रिजवाना के इस केस की बात करें, सरगोदा की वो बच्ची जो इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज़ साहब के घर पर रिहाइश पजीर थी, वहाँ पर काम करती थी, और वहाँ उनकी अहलिया जो पिछले 5 से 6 माह से मुसलसल उसको ऑन एंड ऑफ तशद्दुद का निशाना बनाती रही, सर पर बैट मारे और पूरे जिस्म पर उसके 15 से ज़ायद ज़ख्म के निशानात हैं, दोनों हाथ उसके फ्रैक्चर हैं, सर में उसके शदीद ज़ख्म होने की वजह से कीड़े पड़ चुके हैं। और इस तरह की सूरत हाल हमारे सामने तब आई जब बच्ची को सरगोदा से लाहौर लाया गया, उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हमारे आगे जब रिजवाना ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। जब उसके वीडियो स्टेटमेंट हमारे सामने आई तो उसके मुताबिक उसका कहना था कि बाजी मुझे रोज़ाना मारती थी और मुझ पर चोरी के इल्ज़ामात लगाती थी। हरमीत पाजी, इस केस को अगर हम देखें, सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, एवरीवेयर हमें ये पूरा केस पता है, इसकी स्टोरी पता है। हम जानना चाहते हैं तो अंजाम जानना चाहते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा और इसकी क्या प्रोसीडिंग है जो कि होनी चाहिए, ताकि इससे पहले होने वाले केसेस जो हैं उसको भी इस केस के थ्रू एड्रेस किया जाए। इसी पर हम बात कर लेते हैं। सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सारा साहब कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू आपने स्टोरी जो शेयर की, बड़ा हाईलाइट हुआ है केस, एंड आई एम ग्रेटफुल टू मीडिया, बिकॉज जब मीडिया हाईलाइट करता है केस को तो फिर उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लोग उसको सीरियसली लेते भी हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे वो बन गया नॉर्म। तो ये जो वाकया हुआ ये इस्लामाबाद में, आपको पता होगा, लेकिन हमने विदाउट इवन सीइंग द जुरिसडिक्शन, हमें जैसे ही पता चला कि जो बच्ची जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, हमारी टीम इमीडिएटली गई है परसों वाले दिन, डे बिफोर यस्टरडे, एंड बच्चों से मिला, बच्ची से भी मिली है, उनकी फैमिली से मिले, एंड जो आप फुटेज देख रहे हैं, आपको पता है जो रियल में अगर आप देखें ना, उसकी एक्चुअली हालत बहुत ख़राब है। शी इज़ वेरी क्रिटिकल, अभी ICU में है और डॉक्टर्स ने कहा उसकी ब्रेन सर्जरी भी होनी है, जब उसके बाकी फ्रैक्चर्स भी हुए हैं। It's a really sad situation. अच्छा सारा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, वी ऑल वांट टू नो कि देखिए ये स्टोरी जो आपको पता लगी है, ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको हाइप दी और इसको हाईलाइट किया, लोगों तक पहुँचाया, लोगों को अवेयर किया, बट ऑल दो वी जस्ट वांट टू नो कि आपका इदारा एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है और इन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा है। इस केस में चाइल्ड प्रोटेक्शन से लेके तशद्दुद से लेके बहुत सारी ऐसी दफात है जो कि शामिल की जा सकती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इस पर क्या किया जा सकता है, ऐसा कोई अंजाम सामने आए, ऐसी कोई गिरफ्तारी सामने आए, ऐसा कोई कंक्लूजन सामने आए कि इससे पहले भी 2 से 3 दफ़ा इस तरह के केसेस जजेस साहिबान के घरों से हो चुके हैं, ताकि उसको भी इसके थ्रू एड्रेस किया जाए। जी, एक तो ना ये इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि ये वाकया इस्लामाबाद में हुआ है। इस्लामाबाद जो है हमारी जुरिसडिक्शन से बाहर है, क्योंकि हम पंजाब को डील करते हैं। इसकी FIR भी इस्लामाबाद में ही रजिस्टर की गई है, तो दिस कम्स डायरेक्टली अंडर IG इस्लामाबाद। मैंने अपनी ट्वीट में भी उनका नाम लिख के कहा है कि उनको पर्सनल इंटरवेंशन से मुजरिम को गिरफ्तार करना चाहिए और सजा देनी चाहिए। गिरफ्तारियां तो हो जाती हैं, लेकिन मेन चीज़ है कन्विक्शन नहीं होती, सजा नहीं मिलती। 1% कन्विक्शन रेट है। तो मैंने IG इस्लामाबाद से जो है उनको दोबारा कहूँगी कि वो पर्सनली इन्वॉल्व हों, क्योंकि मुझे पता चला है कि कोई कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रही है बात। मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू, कि वो जज की फैमिली ने इनको कांटेक्ट कर रहे हैं, विक्टिम की फैमिली को, कि वो कोई सुलह कर ले। सारा जी, अगर हम देखें, एक तरफ तो जो आपने बात की कि पंजाब में, लेकिन अगर माजी में बहुत सारे केसेस अगर सामने आए भी हैं तो हमने ये देखा है कि भरपूर एहतजाज भी हुआ है मुख्तलिफ जो है इंसानी हकूक़ की तंजीमों के हवाले से। लेकिन इस केस के हवाले से अगर हम देखें, यहाँ पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें बड़ी कमज़ोर दफात शामिल की गई हैं और पुलिस जो है वो तफ्तीश या दीगर मामलात में बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, या तो कोई दबाव है। इस पर भी क्या गुफ्तगू हुई है या IG से अब आप रब्ता करेंगी इस पे? नहीं, मैंने तो देखिए अपना पैगाम पहुंचाना होता है वो पहुंचा चुकी हूँ। दूसरी बात इंपॉर्टेंट एक बतानी है आपको ज़रूरी है, एक प्राइवेट NGO SSDO आज वो मेरे साथ जनरल हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनके पूरी टीम, और वो जाके उनको लीगल असिस्टेंस की गारंटी देंगे कि अगर, क्योंकि हमें सबसे पहला तो चीज़ है कि FIR में ज़्यादा और दिफात शामिल कराई जाए, क्योंकि ये बड़ी कमज़ोर है। तो वो SSDO ने जिम्मेदारी ली है, हमारी उनके पास पूरी सपोर्ट होगी। तो हम वो प्लान करते हैं कि वो इसमें दिफात ऐड करेंगे, उसको फॉलो अप भी करेंगे केस को, ताकि इसको ये डाई डाउन नहीं हो जाए जितना दूसरे होते हैं। दूसरी बात, हमने लड़की की फैमिली को, क्योंकि देखिए हमारा जो ब्यूरो का मकसद होता है ना, वो होता है बच्ची की प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी वो एक अलग अमल है, वो पुलिस के अंडर आता है, जो प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन वाला है पार्ट।
और अच्छा सारा साहिबा, मुझे ये बताएगा कि अगर हम जुडिशरी की बात करें, अगर हम आईजी इस्लामाबाद की बात करें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बात करें, ह्यूमन राइट्स के इदारों की बात करें, हर किसी का अपना एक जॉनरा है, अपना एक काम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। जनरली अगर आप इस केस को एड्रेस करें तो आप क्या समझती हैं कि कोई पहला केस तो है नहीं, लेकिन आपको पता है ताकत, पैसा, ये चीज़ आपको हर चीज़ से सुपीरियर कर देती है। इस वक्त जज साहब जो हैं, उनकी अहलिया जो है वो पर्दे पे नहीं आ रही, स्क्रीन पे नहीं आ रही, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। आखिर एंड इसका यही होगा कि सुलह हो जाएगी और बच्ची जो है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, बिकॉज उसके माँ बाप कमज़ोर हैं, उनके पास पैसा नहीं है। हमारे इंसाफ के इदारे या हमारे जो इदारे जो एक्टिवली काम करते हैं, हमें किस तरह से रोल प्ले करना चाहिए कि इस तरह का काम करने से पहले भी कोई सोचे? कंक्लूजन की बात तो हम बाद में करें। देखिए बिल्कुल आपने कहा यही होगा, बिल्कुल एंड में यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो आपने बताया वो सुलह हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं होगा, सजा या कुछ भी नहीं मिलनी। लेकिन इसको ठीक करने का तरीका मैं आपको सिर्फ बताऊंगी क्योंकि मैं सोल्यूशन में बिलीव करती हूँ, राइट। जिस तरह आपके लिए हल क्या है, हल ये है कि इदारे जो है ना, एक तो वो सीरियसनेस से काम करें, और ये जो जिस तरह ये ब्राइब होती है और लोग इन्फ्लुएंस डालते हैं, इससे अगर बाहर आए, और अगर कोई मतलब मुल्क में जैसे प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इन्वॉल्व हो जाए इस मामले में, इस केस में, उसको जरा एज अ वॉच डॉग देखे कि क्या हो रहा है, ठीक है। वो और एनसीआरसी भी हमारे बहुत मतलब फेडरल लेवल पे भी तो इदारे हैं, वो आई डोंट नो, उनको भी चाहिए कि दे शुड वेक अप। सारा साहब, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर, हमने माजी में देखा है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सीएम से लेकर अपर लेवल तक जो है प्रेसिडेंट भी जो है नोटिस लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस ले लेता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। वक्ती तौर पर मीडिया पे बात चलती है, चीजें हो जाती हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक तो कसूर है इसका, अगर जज साहब की बात की, उनके अहलिया की बात की जाए, लेकिन माँ बाप की कितनी गफलत है। ठीक है, गुर्बत है, गरीबी है, लेकिन 6 महीने तक बच्चे का ना पूछना। 100% बिल्कुल। देखिए ऑफकोर्स यहाँ पे ना बच्चों को एज ए कमोडिटी यूज करते हैं। मैं तो सारे केसेस मतलब मेरे सामने 250 केसेस आते हैं 1 साल के ऐसे, तो माँ बाप बच्चों को पैदा ही करते हैं 6-7 बच्चे। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्यों करते हैं इतने, तो फिर वो कहते हैं कि हम तो इनसे अपना बिजनेस चलाते हैं, मतलब अपना घर जो हमारा चल रहा है वो ये बच्चे पैदा करके इनको मुलाजमत पे रखवा के तो चल रहा है। कुछ बच्चों को भीख पे लगाते हैं, कुछ को घरों में लगाते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस केस, हमने क्या किया है सबसे पहले कि हमने कहा है कि जैसे ये बच्ची रिकवर कर जाती है इंशाल्लाह, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इसको अपने पास रखना चाहता है। हम इसकी तालीम, तरबियत, हर चीज, जिस तरह हम अपने 1200 बच्चों की ओर करा रहे हैं, वी वांट टू डू इट बिकॉज मुझे लगता है कि ये बच्ची वापस सेफ नहीं है, उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। अरे सारा एक और चीज़ को एड्रेस कीजिएगा, वन लास्ट थिंग। मुख्तार नामी शख्स जो है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब तक इस केस की उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन लोगों की होनी चाहिए उनकी गिरफ्तारी, कॉल ड्रॉप हो गई है। हरमीत, मैं लास्टली ये क्वेश्चन ऐड करना चाह रही थी और व्यूवर्स के लिए भी रखना चाह रही थी कि मुख्तार जो है उसे गिरफ्तार किया गया है इस केस में, क्यों? क्योंकि वो शख्स है जिसका ताल्लुक सरगोदा से है, और वो शख्स जिसने उस बच्ची को सिविल जज के घर काम पे रखवाया, यानी मुलाजमत पे रखवाया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, एक नेटवर्क है, एक सर्कल है जो कि चाइल्ड लेबर, मतलब इस तरह के बच्चों को, और ज़्यादातर आपको पता है हरमीत, घरों में मुतालबा ये किया जाता है कि हमें छोटा बच्चा या छोटी बच्ची चाहिए मुलाजमत के लिए, ताकि वो भाग इसमें कोई शक नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं इसमें माँ बाप का भी वही कसूर है, और माँ बाप की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे जो हैं आपको मुख्तलिफ सड़कों पे, इशाराओं पे, उनकी माएँ जो हैं उनको पता नहीं नशावर चीज़ें खिला के उनको सारा दिन उनको सुलाया होता है, और उस पर भीख मांगने का जो सिलसिला है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब कवानीन की बात की जाए, आप इंग्लैंड में, आप आयरलैंड में, दूसरी ममालिक में एक वालिद साहब भी अगर डांटता है बच्चे को ना, तो उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है वो फिर हमने बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने हैं। लेकिन अगर आप अपने मुल्क की बात करें, यहाँ पे कवानीन बने हुए हैं, बहुत सारे कवानीन बने, पार्लियामान में बैठ के आवाम के टैक्सेस से जो कवानीन बनते हैं, अमल दरामद उस पर कख नहीं होता है। नोटिस की बात कीजिए, वज़ीर आज़म साहब भी हमारे नोटिस ले लेते हैं, चीफ साहब भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद अमल दरामद, आपको पता है कि मीडिया में, सोशल मीडिया पे जब भी खबरें चलती हैं तब तक कोशिशें की जाती हैं। इसी तरह बहुत सारे केसेस हमारे सामने माजी में भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं असर रसूख इतना ज्यादा होता है। पहले तो आप थाने में जब जाते हैं, हमारे थानों का हाल यह है कि मैं इस्लामाबाद की बात करूं, काफी अरसा मैंने रिपोर्टिंग की है, वहां पे जाते हुए असर रसूख आपका अगर नहीं, आपका रेफरेंस नहीं है, तो पुलिस जो है वो कोशिश करेगी मुकदमा ना दर्ज करने, एफआईआर ना दर्ज करने की। अगर दर्ज भी करेगी, अगर सामने से कोई ऐसा शख्स है जो बाअसर है, तो फिर दफात इस किस्म की शामिल की जाएंगी कि जब ये मामला सेशन कोर्ट की पास जाएगा, हाई कोर्ट की जानिब जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, उस केस को उड़ा दिया जाता है। अब इस केस में अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि कमजोर शख्स
जाहिर बात है बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं बच्चों के, और बहुत सारे से घराने, इस्लामाबाद में बात करूं, लाहौर की मैं बात करूं, हमारे आस पड़ोस में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को मुलाजिम रखा जाता है और जिस तरह उनको डांटा जाता है, जिस तरह तशद्दुद के केसेस आपने माजी में देखा था। हमारे एक साफी खातून जो थी, जो बड़ी अलमबरदार बनती है अक्सर टेलीविजन की स्क्रीन पर, उसको हमने देखा, उसने भी तशद्दुद किया था। इसी तरह हमने बहुत सारे मिनिस्टरों को हम जाती तौर पर जानते हैं जो अब एक्स हो चुके हैं या अभी हैं, तो उनके घरों में जो बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। तो हम इस चीज में अगर कानून सख्त होता, अमल दरामद होता, तो इस किस्म के केसेस ना आते। लेकिन हम एक तरफ तो गफलत है माँ बाप की जानिब से, एक तो जो झोंपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनकी, क्या पाकिस्तान में सबसे बड़ी आबादी जो है उनकी जो तेजी से फैल रही है, उनकी ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। और जितने बच्चे वो पैदा करते हैं या तो भीख मांगने में, क्योंकि उनके जितने भी पेरेंट्स होते हैं, वालदें जो हैं वो काम करती हैं, जो उनके अब्बे होते हैं वो जाके नशे या और तमाशों में वो बिजी होते हैं। तो इस वजह से एक तो हम ये देख रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे हर दफा की कहानी है, इस तरह के केसेस जब भी सामने आती है, सारी कहानियां एक बार फिर से रिपीट होना शुरू हो जाती है। वो तमाम चीज़ें जो हमें पता हैं, अगर सिविल जज की, उनकी अहलिया की, इदारों की, इंसाफ कायम करने वाले इदारों की, अलंबरदारों की बात करें तो ये एक इनफरादी जिम्मेदारी है जिसको अगर हम निभाएंगे तो शायद सिस्टम में कुछ बेहतरी लाई जा सके। तो अपनी इनफरादी जिम्मेदारी निभाएं, मुमकिन है कि चीज़ें बेहतर हो जाए। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एक कोशिश 2013 में की गई, जुलाई 2013 को होने वाला यह मुआहदा जिसे हम सी पैक कहते हैं, उससे पूरे 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस पर एक तकरीब भी हुई जिसका इनकाद इस्लामाबाद में किया गया। लेकिन अगर हम इस गेम चेंजर मुआहदे की बात करें, सी पैक की बात करें, इसकी वजह से बनने वाले तमाम तर रोड्स जो कि अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम सी पैक का जिक्र करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम जिसको डिस्कस करते हैं वो है गवादर, क्योंकि यही सी पैक का गेटवे है। इसके अलावा अगर हम वहाँ की सूरत हाल देखें, बैक लाइक 2 और 3 ईयर्स अगो जब मैंने गवादर को विजिट किया तो उसकी डेवलपमेंट और वहाँ मौजूद फ्री जोन एरिया को देख के इस बात को मैं रियलाइज़ कर सकी कि आने वाले अगले 10 सालों में, 10 से 15 सालों में ये भी एक ऐसा एरिया बन जाएगा, क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट वहाँ की जा रही है, चाइना की तरफ से एक बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, इसके अलावा सी पोर्ट आपको पता है, इसके अलावा फ्री जोन और बहुत सारी ऐसी जगह जिनको वहाँ पर अभी से इंडिकेट कर दिया गया है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, यहाँ पर ये इदारा, वो इदारा, इस तरह के वो डेवलपमेंट के तमाम इदारे वहाँ बनेंगे जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन अब जो है 2023 और 2024 भी कहा जा रहा है कि बहुत अहम साल है सी पैक के कंप्लीट होने तक। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ बाक़िर बिलाल मौजूद है, तर्जुमान GBDA हैं, मतलब गवादर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि हमारे शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बाक़िर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मुझे बताएगा कि अगर हम सी पैक की बात करें, हमने इंतज़ार भी काफ़ी किया और इस इंतज़ार के दौरान काम भी काफ़ी हुआ है। गवादर इज़ अ मेन हब जहाँ सी पोर्ट भी है, जहाँ पर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, फ्री जोन एरिया पहले से ही बना दिया गया है और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। किस हद तक की डेवलपमेंट हो चुकी है, कितना मज़ीद वक्त दरकार है इस चीज़ को जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगले आने वाले सालों में गवादर किस तरह से पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा सी पैक समेत, कितना टाइम और है? जी, गवादर तो इमर्ज कर रहा है। गवादर गेटवे की हैसियत रखता है सी पैक की, और आपको पता है कि सी पैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चाइना की तरफ बहुत ज्यादा गवादर के हवाले से जो है सी पोर्ट ऑलरेडी उनके पास है और इस रीजन का लार्जेस्ट चाइना कर रहा है और वो इस साल नवंबर में उसकी इनॉग्रेशन हो रही है। ठीक है। तो गवादर में जो फ्री जोन उसका पहला मौजूदा बजट में गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट के तौर पे लॉन्च किया है और स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट की जो पोजीशन बिल्कुल हांगकांग फ्री जोन और जो ऐसी होते हैं ठीक है।
कि बाकर आपकी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको हम क्लियर करके दोबारा से आपको लाइन पर लेते हैं। हरमीत, अगर मैं अपने विज़िट की बात करूं तो यस, अगर हम गेम चेंजर की बात कर रहे हैं, मुल्की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर आम लोगों की बात करूं तो मैंने ये एक चीज़ भी वहाँ देखी, चूँकि अगर हम बिल्डर्स और डेवलपर्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अभी से अपनी प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीदना शुरू कर दी हैं, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा हमें है कि आने वाले कुछ सालों में वहाँ की जगह की कदर व कीमत क्या होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट इस नौयत की जा रही है। क्योंकि अगर हम चाइनीज़ इंजीनियर्स की बात करें और वहाँ पे उनकी तरफ से की जाने वाली डेवलपमेंट की बात करें तो वो हमें काफ़ी सूदमंद और फायदेमंद अगर हम साबित इस होगा। प्रोजेक्ट के हवाले से देखें ना, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था और फिर अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो बातें आ रही थी, बहुत सारे ममालिक इसके खिलाफ थे, बहुत सारे ममालिक जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आ रहे थे। लेकिन अब आप देखें कि यूरोप, खासकर अगर हम उनकी बात करें, अमेरिका की बात करें, लेकिन यूरोप की मैं अगर बात करूं तो वो ज़्यादा, उसमें बहुत सारे ममालिक थे जो नहीं आना चाह रहे थे। अब आप देखें कि बहुत सारे ममालिक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बल्कि राजी हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरह दुबई, दीगर जो ममालिक हैं वो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। ये जो गेम चेंजर की हम बात करते हैं, कोई शक नहीं है कि चाहे वो बिजली तवानाई के मंसूबे हों, दीगर बड़े बड़े ऐसे प्लांट, और फिर रियल स्टेट की हम बात करें तो आपको याद होगा कि जब ये प्लान जो है मुशर्रफ दौर में जब ये प्लान सामने आया, और इसमें कोई शक नहीं कि आसिफ ज़रदारी साहब की काविशें बहुत ज़्यादा हैं, ये क्रेडिट उनको भी जाता है। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ी कोशिश की, खान साहब के दौर में भी सिलसिला चलता रहा, और फिर कहीं ना कहीं खबरें भी चलती रहीं कि मंसूबा जो है ताखीर का शिकार हुआ। आपको याद है कि कोरोना में थोड़ी सी सुसरवी हुई, लेकिन फिर हमने चाइना के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से भी इस चीज़ का इजहार किया गया कि काम चलता रहा। जो खबरें फैलाई गई ऐसे नहीं थी, काम चलता रहा। तो अभी ऐसे बहुत सारे मंसूबे हैं, क्योंकि इस रास्ते से हम गुजरते हैं, हमारा रास्ता भी इसी हमारे जो इलाके हैं वो इसी राह से गुजरते हुए हम जाते हैं। तो बहुत सारे मंसूबे जो हमें नजर आते हैं, बड़ी तेजी से उस पर काम हो रहा है। लेकिन जो आपने बात की कि ये जो इलाका है, यानी गवादर पोर्ट की अगर हम बात करें, बहुत सारे बहुत सारी प्लानिंग ऐसी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी बहुत तकमील भी हो चुके हैं, बहुत पर काम चल रहा है। लेकिन एनर्जी के जो पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे डैम जो हैं उन पर भी तैयारी हो रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अगर हम देखें, ये चीजें हम खुद भी देखते हैं जब आप ट्रैवल करते हो नॉर्थ साइड पे, जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हमने देखे भी हैं, और जो शाहराहें बनाई गई हैं और जो रोड्स और डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, उससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। बाकर हमारे साथ मौजूद हैं, दोबारा से कनेक्ट किया उन्होंने। बाकर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि मैं और हरमीत अभी इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि बड़े प्रोजेक्ट की तो हम बात कर रहे हैं जो कि चाइनीज़ की तरफ से वहाँ किया जा रहा है, लेकिन जब मैंने विजिट किया गवादर को तो उस वक्त वहाँ पर अगर आप बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी देख रहे हैं तो एक आम ले मैन भी चाहता है कि वो मुआशी हब को कीप इन माइंड रखते हुए वहाँ पर खुद भी इन्वेस्टमेंट करे। तो इसका कितना ज़्यादा स्कोप है, लोगों को क्या इस हवाले से आप इंडिकेट करेंगे टू इन्वेस्ट ओवर देयर, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला ज़माना जो है वो मुआशी एतबार से बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा गवादर का। जी सोहा, ये बात समझने की है कि पाकिस्तानी जो हम लोग हैं, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये पाकिस्तान का पहला स्मार्ट पोर्ट सिटी डेवलप हो रहा है, जिसकी जो टाउन प्लानिंग है और जिसकी पूरा जो मास्टर प्लान है वो सेम उसी कंपनी से चाइना ने बना के गिफ्ट करवाया है जिसने दुनिया का स्मार्टेस्ट पोर्ट बनाया है, शेंजन। और जो जिन लोगों ने शेंजन को देखा हुआ है उनको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर उसका हम एक पैरेलल पोर्ट यहाँ पे बना रहे हैं तो ये इस साल में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है ना आ रहे हैं। जिस तरह से एयरपोर्ट की ओपनिंग होगी, इस रीजन का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। फिर यहाँ पे सेकंड फेज जो फ्री जोन का है, चाइना उसको स्टार्ट करने जा रहा है। और ये समझें कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल मैं कहता हूँ वो हमारी 65% यूथ है। और अगर ये 65% यूथ को चाइना, जो पूरी दुनिया की फैक्ट्री है, अगर वो इसको उसमें लेके आता है, इसको कारआमद बनाता है, तो यहाँ पे सिर्फ अगर हम पैकिंग करेंगे, सिर्फ उनकी जो पूरी दुनिया में वो अपनी प्रोडक्ट्स फैलाते हैं। और जिस तरह से चाइना बाकी बिलाल साहब, अगर हम देखें, जो देखने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी जिनको नहीं मालूम होता है, खबरों से दूर होता है, तो कहीं ना कहीं मायूसी भी होती है। लेकिन आप बड़े करीब हैं इन सारी चीज़ों के। आपसे जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है, जो बुरा हाल है, क्या आपको लगता है कि ये पोर्ट जिस तेज़ी से तकमील को पहुँच रहा है, जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या मुआशी इस्तेहकाम कितना होगा, पाकिस्तान के आने वाले दिन वाकई में सुनहरे होंगे? हरमीत, आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि चाइना यहां से 3 रूट ओपन कर रहा है। अच्छा। एक आपका सी पैक है जो सड़कों का एक पूरा जाल है
सिंकियांग से लेके गवादर तक। और दूसरा जो है, और इसमें जो दूसरा है वो एयरपोर्ट इतना बड़ा बनाने का मकसद एयर लिफ्टिंग है, कार्गो। आप इस रीजन का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट देखेंगे। और जो थर्ड रूट है वो सी का रूट है। जिस तरह से चाइना जो है ये अपनाए हुर्मुज़ के बिल्कुल सामने है, और जिस तरह से चाइना इसको डेवलप कर रहा है सी पोर्ट को, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये नेचुरल डीप सी पोर्ट है, जो दुबई को ये फैसिलिटी हासिल नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि गवादर को जिस तरह से सूबाई गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है, इसी तरह से अभी फेडरल पे भी ये बात हो रही है, और मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट जाते जाते इसको एससीडी डिक्लेयर कर देगी, और ये आपकी मईशत में रीढ़ की हड्डी साबित अच्छा, बाकी मुझे बताइएगा कि इट्स बीन 10 ईयर्स, 2013 जुलाई में इस मुआहदे का बाकायदा आगाज़ किया गया, और अब देखिए 10 साल गुजर गए हैं। बीच में काफ़ी सुसरवी का शिकार भी रहा। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल सिनेरियोज में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। अभी आपको क्या लगता है, कहा यह जा रहा है कि 2023 और 24 बड़े अहम साल है सीपैक की कंप्लीशन के लिए, तो ये कितना दूर है हम इससे, कितना करीब जा रहे हैं, ग्रेजुअली कितने स्टेप्स आपको लगता है मज़ीद दरकार होंगे जिस चीज़ को हम इमेजिन कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए? मुझे लगता है कि गवादर का जो कनेक्टिविटी इशू था, कि अगर मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ और मुझे गवादर जाना है तो मुझे आज में लाहौर की फ्लाइट मिलनी चाहिए, वो इस नवंबर में हल हो जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी इशू हल होने के साथ ही पूरी दुनिया जो है वो ग्वादर की तरफ ट्रैवल करेगी, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से बूस्ट मिलेगा गवादर को। इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपकी जो नहीं उससे हम होप फॉर गुड, एंड हम होप करते हैं कि ये अगर हम गवादर की खास तौर पे बात करें, सी पैक की बात करें, तो अगर इसे गेम चेंजर कहा गया है तो ये गेम चेंजर साबित भी होगा। लेकिन पिछले कई सालों से सुस्त रवि का शिकार होने वाला ये प्रोजेक्ट जिसे हम सी पैक कहते हैं, अब कंप्लीशन के आखिरी मराहिल में है, और होपफुली कि हमारी माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ये हमें संभाला ज़रूर देगा। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और राइट लेफ्ट देखिए जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है उसका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।